रांची के डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से सर्जरी में एमएस करने के दौरान इस तथ्य को जान लिया था कि अनेक रोग इम्यूनिटी की गड़बड़ियों के कारण होते हैं। 1985 में सर्जरी में थीसिस के लिए कैंसर रोगियों में इम्यून सिस्टम की स्थिति के अध्ययन जैसे विषय के चुनाव से डॉक्टर अग्रवाल के को गाइड एमएस भट्ट को असमंजस में डाल दिया था। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल लगभग 1985 के आसपास पीजी स्टूडेंट्स थे सर्जरी डिपार्टमेंट में। ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। रोल ऑफ इम्यूनिटी इन कैंसर पेशेंट्स, इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट था। हम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि अरे कोई बढ़िया सर्जिकल सब्जेक्ट चुने होते। उन्होंने कहा नहीं, यही कुछ नया सब्जेक्ट है, और फिर इन्होंने काम शुरू किया उस पर। अपनी रिसर्च के दौरान इन्हें पता चला इम्यून सिस्टम की कमजोरियों और गड़बड़ियों के कारण कैंसर ही नहीं बल्कि तरह तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी, सोरियोसिस, सफेद दाग, लाइचेन, गठिया, दमा और अनेक प्रकार के ऑटो इम्यून रोग होते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी पाया कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए एलोपैथ चिकित्सा विज्ञान में सुरक्षित और हानि रहित दवाएं लगभग है ही नहीं। छात्र जीवन से ही वनौषधियों और आयुर्वेद में गहरी रुचि के कारण इनकी जिज्ञासा जागी, क्या आयुर्वेद की वनौषधियां इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकती है? 1985 में इस विषय में रिसर्च लगभग हुई ही नहीं थी, इसलिए प्रकाशित पुस्तकों और रिसर्च में इस विषय की जानकारी का अभाव था। डॉक्टर अग्रवाल ने इस कठिन विषय पर रिसर्च करने और करवाने का निर्णय लिया। रांची वेटनरी कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर बीके तिवारी, उड़ीसा से आए वेटनरी विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र डॉक्टर प्रशांत सुबुद्धि और अपने मित्र वैद्य रामाकांत मिश्रा के सहयोग से प्रारंभ करवाया गिलोय, मंडुकपर्णी, भुई आंवला और अंकुरित मूंग का इम्यूनिटी पर प्रभाव। तो हम लोग के लेबोरेटरी में आए डॉक्टर अग्रवाल एक दिन करीब 86-87 के समय, तो उन्होंने इस बात की प्रस्तावना की हमारे साथ कि आपके डिपार्टमेंट में अगर इस पर काम हो जाए कि हम प्लांट के तत्वों को, इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल में ला सकें और उस पर हम एक स्टडी कर सकें, तो क्या यह आपके प्रयोगशाला में संभव है? हमने हामी भरी और खोज में जुटे। प्रयोगशाला के नतीजे और रोगियों पर प्रयोग के अनुभवों के आधार पर 1989 में डॉक्टर अग्रवाल ने अमृता यानी कि गिलोय के साथ कुटकी, अश्वगंधा, मंडुकपर्णी और यशद भस्म के योग से बनाई इम्यून सिस्टम पर काम करने वाली एक बहुउपयोगी दवा कैप्सूल इम्यूटोन। गत 30 वर्षों से डॉक्टर अग्रवाल इम्यूनिटी की गड़बड़ियों से संबंधित अनेक रोगों के इलाज में लगातार कैप्सूल इम्यूटोन का व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने 1999 में आयुर्वेद और एलोपैथ के इंटीग्रेशन के लिए रांची में स्थापित किया अमृता पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां वे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण होने वाले रोगों के लिए वनौषधियों के विशिष्ट योग तैयार करके चिकित्सकीय अध्ययन यानी क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपने आवासीय परिसर को वनौषधियों और आयुर्वेद के साथ एलोपैथ के समन्वय का एक अनूठा केंद्र बना दिया है। और पिछले 30 सालों से अधिक से मैं क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें ऐसे रोग जिनका इलाज एलोपैथ में प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उनको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के थ्रू यानी एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों के ज्ञान को मिलाकर उनके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। और मैंने देखा अगर इंटीग्रेटिव मेडिसिन के माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कोरोना महामारी के भारत में कदम पड़ने के कुछ सप्ताह बाद ही डॉक्टर अग्रवाल ने इस रोग के बारे में जुड़े विभिन्न आयामों के विषय में प्रकाशित साहित्य का गहन अध्ययन प्रारंभ कर दिया और मार्च आते आते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की प्रभावकारी और सुरक्षित के चिकित्सा प्रबंधन यानी कि थेराप्यूटिक मैनेजमेंट के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। संक्रमित जीवाणु की संख्या पर नियंत्रण, संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून को मजबूत करना, संक्रमण के कारण शरीर के अंगों की सुरक्षा तथा क्षति की मरम्मत,
कोरोना के संक्रमण में चूंकि फेफड़ों में खून के थक्के पड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए खून के थक्के बनने से रोकना और ऑक्सीजन बनने के उपाय करना चिकित्सा का आवश्यक अंग है। आइए चलते हैं एक रहस्यमयी दुनिया में, जो हमारे बाहर भी है और भीतर भी। हमारे बाहरी वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी में हर जगह और शरीर के बाहर चमड़े पर, मुंह में, भीतरी आंतों में हजारों किस्म के अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस जन्म से लेकर मृत्यु तक हर वक्त मौजूद रहते हैं, पर हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि हमारी आँखों की देखने की शक्ति की एक सीमा है। नंगी आँखों से नहीं दिखाई पड़ने वाली चीज़ों को देखने के लिए मनुष्य ने पहले विकसित किया मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसके बाद 1675 में डच साइंटिस्ट एंटोनी वान लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप की इजाद की और मनुष्य ने पाई चीज़ों को 300 से 500 गुना बड़ा करके देखने की शक्ति। अब आधुनिक माइक्रोस्कोपों से हम चीज़ों को हजारों ही नहीं लाखों गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि हजारों किस्म के माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवाणु के साथ हम जी रहे हैं, जिन्हें मुख्य 4 किस्मों में बांट सकते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। ये हर सांस के साथ हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं, पानी की हर घूंट और खाने के हर निवाले के साथ पेट में, पैखाने, पेशाब और जननांग मार्गों से या चमड़े में कट फट जाने से हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। आप चौंक सकते हैं कुछ तथ्यों को जानकर। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या से अधिक संख्या में मौजूद है हजारों किस्म के जीवाणु एक चम्मच मिट्टी में। हमारे चमड़े की हर सेंटीमीटर पर 10 लाख से अधिक बैक्टीरिया हैं और हमारे मुंह में लगभग 400 प्रकार के करोड़ों और आंतों में लगभग 10,000 प्रकार के 1 किलो तक बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। अगर इतने प्रकार के असंख्य बैक्टीरिया रोग ही पैदा करते तो हमारा अस्तित्व कब का समाप्त हो गया होता। अच्छी बात यह है कि केवल 1% बैक्टीरिया ही रोग पैदा करते हैं। 99% बैक्टीरिया हानि रहित या हमारे मित्र हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अनेक उपयोगी विटामिन तथा पोषक तत्वों का निर्माण करने के साथ साथ हमें हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन मित्र बैक्टीरिया के बिना हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं है। टीबी, लेप्रोसी, टिटनस, टाइफाइड, निमोनिया या घाव में मवाद होना आदि सभी अनेक रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब चलते हैं वायरसों की दुनिया में। ये बैक्टीरिया से कई गुना छोटे होते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वायरसों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। वायरस हमारे शरीर में अलग अलग मार्गों से प्रवेश करते हैं। पोलियो वायरस प्रदूषित पानी या भोजन के रास्ते मुंह से जाता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सार्स, मर्स और कोरोना सांस की नली से होते हुए फेफड़ों तक को इन्फेक्ट करता है। एड्स और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क के द्वारा या संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है। डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। अलग अलग वायरस शरीर के विभिन्न अंगों को जैसे लीवर, फेफड़ों, ब्रेन, पाचन तंत्र को संक्रमित करते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण कैंसर भी होने का पता चला है। पोलियो, स्मॉल पॉक्स जैसे संक्रामक वायरल रोगों के टीकों ने इन रोगों से मुक्ति दिलाई है, पर अधिकांश वायरल इन्फेक्शन में अभी उतनी सफलता वैक्सीन को नहीं मिली है। एड्स का पता चलने के 40 वर्षों के बाद इनके विरुद्ध वैक्सीन विकसित करने में अभी तक के सारे प्रयास असफल रहे हैं। वैक्सीन रोगों बचाव का काम करते हैं, पर रोग होने के बाद इलाज में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सफल इलाज के लिए तो सैकड़ों प्रकार के एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं, पर वायरल इन्फेक्शन के लिए अभी सुरक्षित और कारगर एंटीवायरल दवाओं की काफ़ी कमी है। आर्थिक स्थिति में प्रगति के कारण, जीवन स्तर में सुधार और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण इन्फेक्शन के कारण बीमार पड़ने वाले और मरने वालों की संख्या में पहले से कमी आई है, पर अभी भी हर वर्ष करोड़ों लोग इन्फेक्शन के शिकार होते हैं या मरते हैं। लगभग 11 महीनों से सारा देश सुन रहा है
एक शब्द इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सुबह से शाम तक और खोज रहा है हर वो उपाय जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। पर क्या है यह इम्यूनिटी और शरीर के किस हिस्से में रहती है, यह कैसी दिखती है, कैसे बचाती है हमें वायरस जैसे शत्रुओं से? आइए जानते हैं इम्यूनिटी शब्द के विज्ञान और इम्यूनिटी के सुपर हीरो के बारे में, जो किसी ने अभी तक आपको बताया ही नहीं था। जैसे हर देश बनाता है बाहरी शत्रुओं से सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना और देश के अंदर असामाजिक ताकतों के नियंत्रण के लिए पुलिस फोर्स, उसी प्रकार भीतरी और बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए मनुष्य के शरीर में विकसित हुई है एक सुरक्षा प्रणाली, जिसे रोग प्रतिरोधक शक्ति या अंग्रेजी में इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट या अन्य अनेक अंगों की तरह इम्यूनिटी का कोई एक अंग नहीं होता, फिर भी यह मौजूद है हर अंग में, कण कण में। सुरक्षा का काम शरीर अलग अलग स्तरों पर करता है। पहला स्तर है त्वचा यानी चमड़ा, जो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। चमड़े से निकलने वाली सीबम नाम की चिकनाई और पसीने में मौजूद रसायन शत्रुओं को मार डालते हैं। हमारी आंतों, मूत्र की थैली और जननांग मार्गों पर मौजूद पतली झिल्ली से निकलने वाले चिपचिपे म्यूकस में मौजूद हैं सैकड़ों किस्म के रसायन, जो इन मार्गों में प्रवेश करने वाले शत्रुओं को नष्ट करते हैं। अमाशय से निकलने वाला एसिड, तेजाब खान पान के साथ प्रवेश करने वाले हर वायरस और बैक्टीरिया को मार डालता है। सुरक्षा के इन उपायों के बाद भी शातिर दुश्मन प्रवेश कर जाते हैं भीतर के अंगों में, जैसे देश की सीमा पर लगाए गए कटीले तारों या दीवार के घेरों के बावजूद भी कमजोर जगहों से या सुरंग बनाकर दुश्मन घुसते हैं देश में। दुश्मन बैक्टीरिया या वायरस के प्रवेश के करने मात्र से हम बीमार नहीं होते, यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा यानी इम्यूनिटी चाक चौबंद और मजबूत हो। दुश्मन के अंदर आने पर उसका सामना होता है तरह तरह के हथियारों से लैस प्रशिक्षित सेना से, जो हर क्षण हर कोने में दुश्मन से निपटने को तैयार रहती है। हमारे खून की हर बूंद में लाखों की संख्या में अलग अलग कामों के लिए विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। जैसे सेना में होते हैं पैदल सैनिक, हवलदार, कैप्टन, मेजर, कर्नल और हर स्तर के अधिकारी। हड्डियों के भीतर अस्थि मज्जा द्वारा बनाई जाने वाली इन श्वेत रक्त कणिकाओं में मुख्य हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट इत्यादि। संक्रामक सूक्ष्म जीवाणुओं का सबसे पहले सामना होता है कुछ प्रकार के रासायनिक हथियारों से, जिसमें मुख्य होते हैं एंटीबॉडी, ऑप्सोनिन, कॉम्प्लीमेंट। कई खरब प्रकार के प्राकृतिक ढंग से वर्तमान एंटीबॉडी और अन्य रसायन प्रवेश करने वाले शत्रुओं को नष्ट कर डालते हैं। रासायनिक हथियारों के बाद बचे शत्रुओं का मुकाबला होता है ऐसे सैनिकों से जो सीधे जिंदा या मुर्दा शत्रु को खा जाते हैं। दुश्मन को खाने की इस क्रिया को फेगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। दुश्मन को खाने का यह काम सबसे अधिक संख्या में मौजूद न्यूट्रोफिल नाम की श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा होता है और मोनोसाइट द्वारा किया जाता है। न्यूट्रोफिल होते हैं उन पैदल सैनिकों की तरह जो दुश्मन से लड़ते हैं और मर जाते हैं। लिम्फोसाइट नाम की श्वेत रक्त कणिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और टी लिम्फोसाइट अनेक प्रकार की सुरक्षा के जरूरी काम करती हैं। इम्यूनिटी की सेना की कमान होती है सुपर हीरो मैक्रोफेज के हाथ, जो दुश्मन को खाने के साथ साथ करता है अन्य अनेक काम। इम्यूनिटी के सुपर हीरो मैक्रोफेज की पहचान के लिए रूसी वैज्ञानिक मेटनिकोव को 1908 में नोबेल प्राइज दिया गया था। बड़ी संख्या में सुपर हीरो शरीर के हर अंग में, विशेषकर उन मार्गों में मौजूद होते हैं जिनसे होकर शत्रु शरीर के भीतर आते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। खून में मोनोसाइट, चमड़े में लैंगरहैंस, लीवर में कुफर सेल, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल और फेफड़ों की और सांस की नली में एल्वियोलर मैक्रोफेज। शरीर में प्रवेश करने वाली हर बाहरी चीज, चाहे वह वायरस हो या धूल का कण, ये सुपर हीरो उसे घेर कर निगल जाते हैं और अपने भीतर मौजूद रसायनों से जलाकर टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालते हैं।
इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं की लाशों और युद्ध के कारण हुई टूट फूट के अवशेषों की सफाई का काम भी सुपर हीरो करते हैं। बाहरी शत्रुओं से लड़ने में शरीर के अंग भी क्षतिग्रस्त होते हैं। इन क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत और पुनः निर्माण का काम भी सुपर हीरो ही करता है। अनेक कारणों से जब सुपर हीरो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते तो शरीर के अंगों की मरम्मत भी ठीक से नहीं हो पाती। जैसे चमड़े में सुपर हीरो के अस्वस्थ होने पर घाव नहीं भरता। मारने, सफाई करने और निर्माण के साथ साथ सेना के कुशल कमांडर की भांति यह सुपर हीरो अन्य सभी जवानों और अधिकारियों को दुश्मन के आने की सूचना देकर उन्हें रण क्षेत्र में बुलाता है और लड़ने में उनकी मदद करता है। शत्रु को खा पचाकर उनकी पहचान का एक टुकड़ा यह बी लिम्फोसाइट को देता है, जो शत्रु के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं। शत्रु की पहचान का दूसरा टुकड़ा टी लिम्फोसाइट को देता है, जो दुश्मन के चेहरे को याद रखते हैं। इन्हें टी मेमोरी सेल कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी और टी मेमोरी सेल की मदद से दोबारा आने वाले शत्रु को पहचान कर तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। कोई भी वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका सामना वहाँ मौजूद इम्यूनिटी के सुपर हीरो से होता है। हमारे सांस की नली में प्रवेश करने वाले फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सार्स, मर्स और कोरोना वायरसों का मुकाबला बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद एल्वियोलर मैक्रोफेज नाम के सुपर हीरो से होता है। जरूरी नहीं है कि वायरस के प्रवेश करने मात्र से हमें रोग हों। वायरस और इम्यूनिटी के सुपर हीरो की सेना के बीच होता है एक युद्ध, एक रस्सा कस्सी। इम्यूनिटी की सेना मजबूत हो तो धराशायी होते हैं दुश्मन और रोग नहीं हो पाता। यदि शत्रु मजबूत हो या अधिक संख्या में हो तब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हमें बीमारी होती है। जन्म के बाद पहले 3 से 5 वर्षों तक के छोटे बच्चों में और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बाद इम्यूनिटी वयस्क उम्र की तुलना से कम होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर जैसे अनेक रोगों में भी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। कुपोषण, अस्वस्थ जीवन शैली, नशीले पदार्थों के सेवन या किसी प्रकार की अत्यधिक तनाव की स्थिति में इम्यूनिटी का सुपर हीरो और उसकी सेना ठीक से सुरक्षा नहीं कर पाते और रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वायरसों की संख्या सीमित करने या उन्हें मारने के लिए सुरक्षित और कारगर दवाएं कम ही हैं। इसलिए वायरस इन्फेक्शन का इलाज मुख्य रूप से इन्फेक्शन के लक्षणों जैसे बुखार, खांसी और दर्द पर केंद्रित होता है। वायरसों को नष्ट करने का काम तो मजबूत इम्यूनिटी के द्वारा ही किया जाता है। अब हम जानते हैं लगभग 1 वर्ष से पूरी मनुष्य जाति के लिए आतंक बने कोरोना वायरस के बारे में कुछ उपयोगी बातें, जिनकी समझ इसके खतरे को कम करने में मददगार होगी। देखा गया है कि यह वायरस फेफड़ों के खून की पतली नलियों में खून के थक्के बनाता है और फेफड़ों में सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आती है। इसके अलावा इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद फेफड़ों में फाइब्रोसिस होती है, जो कारण बनता है निगेटिव होने के बाद भी सांस फूलने का। क्या क्या काम करते हैं इम्यूनिटी का सुपर हीरो मैक्रोफेज और इसकी सेना? आज हम जानेंगे आयुर्वेद की 8 महाशक्तियों के बारे में, जो सुपर पावर देगी सुपर हीरो की सेना को और हम जीतेंगे यह जंग। वर्तमान में वायरसों की संख्या को नियंत्रित करने या इनको मारने के लिए एंटीवायरल दवाओं की निहायत कमी है। कारगर एंटीवायरल के लिए दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में हजारों साइंटिस्ट निरंतर रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए तलाशते हैं आयुर्वेद के ऋषियों के ज्ञान के भंडार को। आयुर्वेद के ग्रंथों में इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों तथा उनके इलाज की विस्तृत जानकारियां छिपी हैं। कोरोना महामारी के फैलने के बाद इम्यूनिटी और वनौषधियों के 3 दशकों के अध्ययन और प्रयोग के अनुभव के आधार पर मैंने चुना 7 वनौषधियों और आयुर्वेदिक जिंक यसत भस्म को और एक योग यानी फॉर्मूला तैयार किया। अगले कुछ मिनटों में जानिए इन 8 महाशक्तियों के गुणों को। मेरे घर के बगीचे में यह कालमेघ के पौधे हैं, जिसका प्रयोग दशकों से मैं अनेक वायरल इन्फेक्शन में करता रहता हूँ। चिकनगुनिया, डेंगू, फ्लू आदि अनेक वायरसों से पीड़ित रोगियों में
इसके प्रयोग से यह पता चला है कि कालमेघ में 12 प्रकार के वायरसों को नियंत्रित करने के गुण हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में खून के थक्के बनना जानलेवा होता है और कालमेघ थक्कों को बनने से रोकता है। कालमेघ इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ फेफड़ों की सूजन रोकता है और मरम्मत भी करता है। इन सभी गुणों के कारण से मेरे दृष्टिकोण से कोरोना के संक्रमण में कालमेघ सबसे अधिक प्रभावशाली पौधा है। यह बासक है, इसे अड़ूसा भी कहते हैं। सदियों से इसका उपयोग सर्दी, खांसी, कफ, दम फूलने जैसे रोगों में किया जाता है। वासक फेफड़ों में मौजूद इम्यूनिटी के हीरो एल्वियोलर मैक्रोफेज की क्षमता बढ़ाकर सांस के वायरसों को नियंत्रित करता है, कफ को पतला करके निकालता है और फेफड़ों की सूजन दूर करता है। खून में ऑक्सीजन बढ़ाने का गुण के कारण वासक कोरोना के इन्फेक्शन के इलाज में काफी लाभकारी है। यह है अमृता, जिसे गिलोय और गुड़िच के नाम से कोरोना के बाद पूरा देश जान गया है। कई करोड़ लोग इसका नियमित प्रयोग भी कर रहे हैं। 30 वर्षों से अधिक इम्यून सिस्टम के विभिन्न रोगों में प्रयोग के मेरे अनुभव के अनुसार इम्यूनिटी के लिए यह सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए लेकिन एंटीवायरल गुणों के दृष्टिकोण से कालमेघ बेहतर है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स जैसे वायरल इन्फेक्शन में नीम का प्रयोग भारत में आदिकाल से होता आया है और अब इन गुणों की विज्ञान द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है। नीम के अनगिनत उत्पाद आज विश्व बाजार में हैं। तुलसी, हल्दी और पिपली ये सभी प्रकार के वायरसों को नियंत्रित करने के साथ साथ इम्यूनिटी के सुपर हीरो की सेना की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। सांस के विभिन्न रोगों के लिए इनका प्रयोग सफलता से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। आधुनिक रिसर्च ने भी इन गुणों को स्वीकार कर लिया है, प्रमाणित कर लिया है। अब बात करते हैं आयुर्वेद में सदियों से अनेक रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाने वाले आयुर्वेदिक जिंक यानी यशत भस्म की। शरीर के हर अंग और हर क्रिया के लिए जिंक अति आवश्यक धातु है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह सबसे अधिक जरूरी धातु है। एंटीवायरल गुण के साथ यह हर अंग को क्षति से बचाता है। अपने लंबे अनुभवों और हजारों प्रकाशित रिसर्च के अध्ययन से निर्मित आयुर्वेद की 8 महाशक्तियों से बने कैप्सूल वायरोम्यून के प्रयोग के तथ्य और अनुभव आपके सामने हैं। मार्च माह से अभी तक लगभग 7 राज्यों के 20 से अधिक शहरों के 15,000 से अधिक लोगों ने इसका उपयोग किया है और सैकड़ों अभी तक कर रहे हैं। निरंतर 4 माह से उपयोग करने वालों की संख्या भी सैकड़ों में है। उपयोग करने वालों की उम्र 5 वर्ष से 96 वर्ष तक है। 50 से 60 वर्ष के ऊपर वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित रोगियों ने अन्य दवाओं के साथ इसका प्रयोग किया है और सुरक्षित पाया है। किसी प्रकार की कोई हानि की रिपोर्ट नहीं है, अतः वायरोम्यून पूर्णतः सुरक्षित है। कोरोना के कारण कुछ अस्पताल में भर्ती गंभीर रोगियों ने कैप्सूल वायरोम्यून का प्रयोग इलाज के लिए दी जाने वाली अन्य दवाओं के साथ इसका प्रयोग किया है। वायरल इन्फेक्शन के लक्षणों वाले पॉजिटिव रिपोर्ट वाले नागरिकों के अनुभव के लिए विजिट www.viromune.in